हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया ही होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी अकाउंट्स की नेक्स्ट क्लास। इस क्लास में हम जो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। टॉपिक नंबर 1 है हमारा लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब जो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग की क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या बाधाएं हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट बोलता है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग क्या है, पूरी तरह से एग्जैक्ट नहीं है। क्यों नहीं है ये देखते हैं। अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट मोस्ट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। हमें पता है कि जो अकाउंटिंग के अंदर मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो किन बेसिस पे होती हैं, ये हमारे एविडेंस के बेसिस पे होती हैं। येट सम एस्टिमेट्स आर ऑल्सो मेड फॉर असर्टेनिंग प्रॉफिट और लॉस। लेकिन उसके बावजूद भी हमें क्या करना होता है, हमें कुछ एस्टिमेट्स बनाने होते हैं। किसके लिए? ऑल्सो मेड फॉर असर्टेनिंग प्रॉफिट और लॉस को असर्टेन करने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल ले सकते हैं हम यहाँ पर एस्टिमेटिंग द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। अब हम क्या करते हैं, हम जब भी कोई एसेट खरीदते हैं, जैसे कि आपने कोई मशीनरी खरीदी, तो हम उसके लिए ना एक एस्टिमेट टाइम सोच लेते हैं कि भाई इसके जो एस्टिमेशन टाइम है ना, ये इतने साल तक हमारी फर्म में रहेगी। लेकिन ये कोई ज़रूरी थोड़ी ना है कि वो मशीन हमेशा उतने टाइम तक ही हमारी फर्म के अंदर रहे। वो मशीन ख़राब भी हो सकती है, उसका कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो ये एक तरीके से क्या है, पूरी तरह से एग्जैक्ट तो है नहीं। सेकंड एग्जांपल यहाँ पर कहा गया है प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या होता है? अब जैसे कि प्रोवाइडिंग फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारे कुछ ना डेब्ट्स कैसे होते हैं, यानी कि जो डेब्ट्स मतलब हमने किसी को जो पैसे दे रखे हैं, ठीक है, हमारे कुछ डेटर्स होंगे, हमने किसी को पैसे दे रखे हैं और हमें उनसे पैसे लेने हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जिनको हमने पैसे दे रखे हैं वो हमेशा हमें हमारे पूरे पैसे लौटा दें। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोविज़न बना के रखते हैं कि भाई कल को अगर कोई नुकसान होता है, कोई डेटर पैसे नहीं दे पाता है, तो हम उसके लिए क्या बना लेते हैं, प्रोविज़न बना लेते हैं। अब जैसे कि हमने प्रोविज़न बना लिया कितना, 5000 रुपीज़ का। तो ये ज़रूरी नहीं है ना कि ये जो 5000 रुपीज़ का हमने जो प्रोविज़न बनाया है, ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि हमें जो डेटर से पैसे मिलने वाले थे वो हमें सिर्फ 5000 रुपये तक का ही नुकसान हो। क्या पता उससे ज़्यादा का भी नुकसान हो जाए, और क्या पता नुकसान हो भी ना। तो अकाउंट क्या है, पूरी तरीके से एग्जैक्ट नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन क्या कहता है? अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में नॉट बी रियलिस्टिक सिंस अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कैसी रहे, रियलिस्टिक रहे, क्योंकि जब अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड होती है तो हमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग कन्वेंशंस को यूज़ करते हुए ही करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कहते हैं अंडर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये भी बिजनेस का, हमारे अकाउंटिंग का ना एक कॉन्सेप्ट होता है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि जब आप कोई बिजनेस बना रहे हैं, जब भी आप कोई बिजनेस बना रहे हैं, वो हमेशा लाइफ टाइम के लिए ही बनाना है हमें। अब आप कोई बिजनेस बनाते हैं, ज़रूरी थोड़ी ना है कि आपने ऐसा कोई बिजनेस बनाता है कि भाई आज हमने वही बिजनेस ओपन किया है और ये बिजनेस हमारा क्या है कि हम सिर्फ इसे 1 ईयर तक ही चलाएंगे। ऐसा कोई बिजनेस नहीं बनाते। हम हमेशा बिजनेस कैसे बनाते हैं, लाइफ टाइम के लिए बनाते हैं। तो ये ज़रूरी थोड़ी ना कि ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, इट इज़ टेकन दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ फोरसेबल फ्यूचर। आगे तक चलता रहेगा, लाइफ टाइम तक चलता रहेगा। लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना, ये कोई रियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना, भाई लॉस होएगा तो बिजनेस क्या कर देंगे, बंद भी कर देंगे। अकॉर्डिंगली असेट्स आर रिकॉर्डेड एट कॉस्ट एंड डेप्रिशिएटेड ओवर देयर यूजफुल लाइफ। अब जब भी कोई असेट्स लेते हैं हम उसको कहाँ किस चीज़ पर रिकॉर्ड करते हैं, किस वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट की वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं, और डेप्रिशिएट करते रहते हैं उसकी यूजफुल लाइफ होने तक।
ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। जो अकाउंटिंग है वो कुछ क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को क्या कर देता है, मतलब इग्नोर कर देता है। अब ये क्वालिटेटिव एलिमेंट कैसे होते हैं जरा देखते हैं। अकाउंटिंग इज कन्फाइंड टू मॉनेटरी मैटर्स ओनली। अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी मैटर्स में ही चलता है, सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को देखता है, मॉनेटरी मैटर्स को, सिर्फ मॉनेटरी, जो पैसों से रिलेटेड होता है, जो किससे रिलेटेड होता है, पैसों से, मनी से रिलेटेड होता है, ठीक है। देयरफॉर क्वालिटेटिव एलिमेंट्स लाइक क्वालिटी और स्किल ऑफ मैनेजमेंट। अब जैसे कि आपका जो मैनेजमेंट है, आपके जो यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी क्वालिटी, उनकी स्किल्स को, वो क्या चीज़ें हैं, वो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स हैं। उनकी जैसे ऑनेस्टी को, उनकी इंटेलिजेंस को हम पैसों में या फिर कोई वैल्यू में नहीं लिख सकते, ठीक है। किसी की ईमानदारी को आप पैसों में बता सकते हैं, नहीं बता सकते, ठीक है। तो क्वालिटेटिव एलिमेंट्स जैसे कि क्वालिटी और स्किल ऑफ मैनेजमेंट। अब जैसे भाई कोई ईमानदार मैनेजर है तो वो अपनी ईमानदारी से काम करता है, तो इसलिए हमारा बिजनेस और अच्छी तरह से चलता है। अगर कोई ईमानदार मैनेजर ना हो तो बिजनेस हमारा अच्छे तरीके से नहीं चलेगा। तो ऐसी चीज़ों को क्या करता है, अकाउंटिंग इग्नोर कर देता है। एंड स्टाफ की भी इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड पब्लिक रिलेशन आर इग्नोर्ड, कि आपका बिजनेस का इंडस्ट्रियल रिलेशन किस तरह से, आपका पब्लिक रिलेशन किस तरह से, ऐसी सब चीज़ों, इन क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशंस को एक अकाउंटिंग क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म में होते ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अकाउंटिंग इग्नोर द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। अकाउंट जो है वो क्या करता है, इग्नोर कर देता है जब प्राइस लेवल जो चेंज होता है ना, जो इफेक्ट होता है उसका, वो सब चीज़ों को इग्नोर कर देता है। देखते हैं क्या कह रहा है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। अकाउंटिंग स्टेटमेंट जब भी बनती है वो हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर ही प्रिपेयर्ड होती है, यानी कि जिस वैल्यू पे आपने कोई एसेट खरीदा उसी वैल्यू पर उसे लिखा जाता है। मनी एज अ मेजरमेंट यूनिट, मनी क्या है, एक मेजरमेंट यूनिट है। चेंजेस इन वैल्यू फ्रीक्वेंटली, इसकी वैल्यू क्या है, एक जैसी हमेशा नहीं रहती, चेंज होती रहती है। इट डज नॉट रिमेन स्टेबल, ये हमेशा स्टेबल नहीं रहता। अकाउंटिंग हाउएवर प्रिज्यूम दैट, अकाउंटिंग ये प्रिज्यूम करता है पहले से दैट द वैल्यू ऑफ मनी रिमेन्स स्टेबल। पहले से इसने कह दिया कि अकाउंटिंग क्या कर रहा है, जैसे आपने पहले से लिख लिया ना अपनी अकाउंटिंग के अंदर, तो ये क्या कर लेता है कि मनी की वैल्यू कैसे रहेगी, हमेशा स्टेबल रहेगी, इसकी वैल्यू कैसे रहेगी, स्टेबल रहेगी, चेंज नहीं होगी, जो कि ऐसा नहीं होता। अनलेस प्राइस लेवल चेंजेस आर कंसिडर्ड, अब ये करता तो है नहीं प्राइस लेवल चेंजेस को, तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विल नॉट शो द करेक्ट फाइनेंशियल रिजल्ट। इसी रीज़न से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो हमें एकदम करेक्ट नहीं बता पाते हैं, उस प्राइस लेवल के हिसाब से नहीं बता पाते। तो अकाउंटिंग इग्नोर करता है किनको, इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग के अंदर ना आप कुछ विंडो ड्रेसिंग कर सकते हो, इस पॉइंट को समझते हैं। द टर्म विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैन्युपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आप मैन्युपुलेशन कर सकते हो अकाउंट्स के अंदर, ठीक है, मैन्युपुलेशन। अब मैन्युपुलेशन कैसे कर सकते हो, मैन्युपुलेशन जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी कर सकते हो अकाउंट्स के अंदर, कुछ भी छेड़छाड़ कर सकते हो आप। जैसे कि 10,000 रुपये की ट्रांजैक्शन हुई थी किसी से, लेकिन आपने उस ट्रांजैक्शन ज़्यादा दिखा दिया। ज़्यादा क्यों दिखा दिया, ताकि जितना अच्छे तरीके से आप दिखाएंगे कि जो आपकी कंपनी की सेल है, आपके बिजनेस की सेल हो कितनी रही है, रियल में उसकी सेल हो रही है 1 करोड़ की, लेकिन आपने दिखा कितनी दी, आपने यहाँ पर दिखा दी मान लेते हैं 1 करोड़ एंड 20 लाख की। ऐसा मैनिपुलेशन कर सकते हैं अकाउंटिंग के अंदर, ठीक है। क्यों दिखा दी, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बाहर से आपकी फर्म के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो क्या देखेंगे कि इनकी जो सेल्स है वो अच्छी है, तो इस फर्म में हमें क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग के अंदर विंडो ड्रेसिंग भी हो सकती है। चलिए, द टर्म विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स इन अ वे सो एज टू कंसील वाइटल फैक्ट्स। कंसील का मतलब क्या होता है, छिपा देना। जो वाइटल फैक्ट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, उनको छिपा देते हैं। एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू शो अ बेटर पोजीशन, ताकि क्या दिखा सकें, देखो यहाँ पर बता रखा है कि एक बेटर पोजीशन बता सकें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। वही तो 1 करोड़ की हुई थी, लेकिन दिखा कितनी थी, 120 की। चलिए आगे देखते हैं। देन व्हाट इट एक्चुअली इज, लेकिन है 1 करोड़, लेकिन दिखा कितनी रही है, 120 की।
सो इन दिस सिचुएशन इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फेल्स टू प्रोवाइड अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन एंड द बैलेंस शीट फेल्स टू प्रोवाइड अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो आपको एक ट्रू और फेयर व्यू नहीं बताएगा जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, क्योंकि आपने वैल्यू तो ज़्यादा लिखी हुई है भाई, ठीक है। और इसी के रीज़न से आपकी बैलेंस शीट भी आपको एक ट्रू और फेयर फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताएगा। तो ये सब लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग होती हैं, बाधाएं होती हैं अकाउंटिंग की, ठीक है। अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। अकाउंटिंग का जो रोल है वो बिजनेस में क्या है, ठीक है। रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, बिजनेस में अकाउंटिंग का रोल क्या है। फॉलोइंग पॉइंट्स हाईलाइट द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन द फील्ड ऑफ बिजनेस। पहला कहता है मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। तो अकाउंटिंग का जो रोल है बिजनेस में वो क्या है, वो आपकी बिजनेस की एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन रखता है। द प्राइमरी रोल ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन रखता है किनकी, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिखता है, रिकॉर्ड करता है। इन ऑर्डर टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट, ताकि आपको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के बारे में पता चल सके फॉर द अकाउंटिंग पीरियड, जिस अकाउंटिंग पीरियड के लिए आपने उसे लिखा होगा। एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, और जो फाइनेंशियल पोजीशन भी आपको पता चल चुके किसी पर्टिकुलर डेट के ऊपर, एज ऑन पर्टिकुलर डेट। किसी फाइनेंशियल पोजीशन जो है ना वो किसी पर्टिकुलर डेट के बारे में पता चलती है कि 31 मार्च 2021 के अंदर हमारी लाइबिलिटीज, असेट्स, कैपिटल कितनी थी। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमें कहता है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करने में क्या हो जाता है, हेल्प हो जाती है, क्योंकि आप अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को क्या मेंटेन करते हैं, तो आप मैनेजमेंट को पता चलेगा ये इन्फॉर्मेशन, और वो क्या कर सकते हैं, एक डिसीजंस भी ले सकते हैं। अकाउंटिंग प्रोवाइड असिस्टेंस टू मैनेजमेंट बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर इट्स इफेक्टिव फंक्शनिंग एंड टेकिंग रैशनल डिसीजन। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि क्या कर सकता है मैनेजमेंट, डिसीजन ले सकता है। अब उनके पास क्या है, एक मेंटेनेंस थी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की, तो जब उनको एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के बारे में पता चल चुका है तो वो क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि हमारा एक्सपेंस इतना है तो उस एक्सपेंस को कम कैसे किया जा सकता है, हमारी सेल्स कम है तो सेल्स को कैसे बढ़ाया जा सकता है बिजनेस के अंदर। थर्ड पॉइंट है फैसिलिटेट्स कंपेरेटिव स्टडी। जब आप एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन रखते हैं, अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इनेबल अ बिजनेसमैन टू कंपेयर वन ईयर रिजल्ट विद दोज ऑफ अदर ईयर एंड लोकेट अ सिग्निफिकेंट रीजन लीडिंग टू चेंज इफ एनी। अब आप एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को मेंटेन रखते हैं तो आप अपने क्या करेंगे, जैसे कि आपने 2019 के रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखा और 2020 रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखा, तो अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो कि 2019 में हमारी सेल्स कितनी हुई थी और 2020 में हमारी सेल कितनी हुई थी। तो यहाँ पर हम कंपेयर कर सकते हैं। ये तो जब भी कर सकते हैं ना जब हमने अब हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को क्या किया होगा, रिकॉर्ड किया होगा। फोर्थ पॉइंट कहता है एविडेंस इन कोर्ट। अगर आप अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं एक सिस्टमैटिक वे के अंदर, तो ये कोर्ट के अंदर भी एक एविडेंस के तौर पे यूज़ किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट में देखो, इन्होंने फिफ्थ पॉइंट में बाकी के चारों को कवर कर दिया है, ये अदर्स के अंदर आ गए हैं। प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑब्विएट्स द नेसेसिटी टू रिमेंबर बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, रिमेंबर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हैं, आप बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को लिख रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट है फैसिलिटेट्स रेजिंग लोन्स। आप लोन्स लेने के लिए भी जब आपको बैंक से क्या लेने हैं, लोन लेने हैं, ठीक है, तो बैंक आपकी क्या देखा, आपकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देखेगा, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेगा कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरह की है, आपकी जो सेल्स है, आपकी जो असेट्स है, लायबिलिटीज़ है, वो किस तरह से है। चलिए नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है यहाँ पर फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगर आपको अपना बिजनेस बेचना है और उसकी एक प्रॉपर परचेजिंग
परचेज प्राइस निकालना है। तो ये तो जब भी पता चलेगा जब आपने अपनी बिजनेस की एक अच्छी तरीके से एक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखे होंगे, तो आपके पता चल जाएगा कि हमारे बिजनेस की परचेज वैल्यू ये है। नेक्स्ट पॉइंट है फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज़। अब आपने वही, अगर आपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर रखा है तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी टैक्स लायबिलिटीज़ हमारी है, हमें कितना टैक्स पे करना है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये सब रोल थे, रोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के रोल बिजनेस में किस तरीके से होते हैं, तो ये सब हमारे रोल थे। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर थर्ड हमारा है अकाउंटिंग प्रोसेस। टॉपिक नंबर थर्ड है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस वैसे तो सिलेबस में आएगा नहीं शायद, पर आपको एक बार समझा देते हैं, बहुत इजी है। देखो, अकाउंटिंग एक प्रोसेस है। अकाउंटिंग में क्या करना होता है ना, प्रोसेस। जैसे कि हमने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में बताए थे ना, उसी तरीके से यहाँ पर बस वही उन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पर प्रोसेस में बताया गया है। प्रोसेस जब भी होता है ना बच्चों, प्रोसेस हमेशा आपको सिस्टमैटिक वे में ही याद रखने हैं। एक सिस्टमैटिक वे में ही आपको इनको याद करनी है। इसके जो पॉइंट्स होते हैं ना, आप ऊपर नीचे नहीं कर सकते। जो फर्स्ट पॉइंट होगा उसी फर्स्ट पॉइंट में आपको याद करना, सेकंड पॉइंट के जगह पे सेकंड पॉइंट ही आएगा। आप पॉइंट्स को आगे पीछे मत करना। प्रोसेस क्या होती है, एक सिस्टमैटिक, एक ऑर्डर वाइज चलती है। ठीक है, चलिए देखते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होती है। अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले जो होता है हमारा, क्या होता है, हम अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को। आइडेंटिफाइंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, सबसे पहले हमारा क्या काम होता है, हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को देखते हैं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हमारी फाइनेंशियल नेचर की है, हमारे इवेंट कौन कौन से फाइनेंशियल नेचर में है, उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट जो होता है वो होता है हमारा रिकॉर्ड करना। ठीक है, पहला तो हमने क्या बताया, आइडेंटिफाई करना। सेकंड पॉइंट क्या होता है हमारा, सेकंड पॉइंट होता है हमारा जो आपने आइडेंटिफाई की थी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को। ठीक है, जो अभी आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया था ना बच्चों, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हमें क्या करना है, अब रिकॉर्ड्स कर देना है। लेकिन जो ये रिकॉर्ड है ना बच्चों, रिकॉर्ड हम अकाउंटिंग बुक्स में करते हैं। हम कहाँ करते हैं, अकाउंटिंग बुक्स में करते हैं। अभी अकाउंटिंग बुक्स कौन कौन सी होती है, अकाउंटिंग बुक्स होती हैं हमारी जैसे कि जर्नल। अब इस जर्नल के भी कुछ हिस्से होते हैं। जर्नल में पहला क्या होता है हमारा, कैश बुक। अब कैश बुक वैसे तो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था शायद। कैश बुक में क्या होता है कि जैसे कि जितना हमने कैश की ट्रांजैक्शंस की होगी, ओनली कैश ट्रांजैक्शंस आती हैं, ओनली कैश ट्रांजैक्शन आती है, कितना कैश आया कितना कैश गया। दूसरे में आता है हमारा परचेज बुक। परचेज बुक के अंदर हमने जितना भी सिर्फ परचेज किया, जो भी हमने स्टॉक खरीदा, परचेज किया, या तो वो कैश बेसिस पे हो सकता है या फिर वो क्रेडिट बेसिस पे हो सकता है। यानी कि आपने कैश में करे होंगे वो ट्रांजैक्शंस, ठीक है, और क्रेडिट में भी, मतलब और ज़्यादातर हम क्या करते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को करने के लिए ही यहाँ परचेजेस को करते हैं। परचेज बुक के अंदर वो ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शंस तो हम किस में करेंगे, कैश बुक में करेंगे। ठीक है, परचेजेस दो तरीके से कर सकते हैं हम, कैश और क्रेडिट, लेकिन जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगी वो परचेज बुक में जाएंगी। चलिए थर्ड देखते हैं, सेल्स बुक। सेल्स बुक के अंदर भी क्या है, जो भी आपकी सेल्स की ट्रांजैक्शंस होंगी वो सब इसके अंदर आएंगी। फोर्थ में होती है आपकी परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक का मतलब होता है जो जो आपने परचेज किया था और कोई गुड आपका क्या हुआ, डिफेक्टिव निकला, तो आप उसे वापस कर रहे हो, तो परचेज रिटर्न बुक में उसकी एंट्री करोगे। सेल्स रिटर्न बुक के अंदर का मतलब क्या होता है कि जो सेल्स आपने किसी को की थी, आपके गुड्स उसको डिफेक्टिव मिल गए, तो उसने आपको वो गुड्स वापस कर दिया, दैट इज सेल्स रिटर्न बुक। बिल्स पेबल बुक की कितने भी हमें बिल्स, जो जो हमें बिल्स पेबल करने हैं, ठीक है, हमें कितने पैसे पे करने हैं, बिल्स पेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक, कितने पैसे हमें मिलने हैं। ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में जो चैप्टर नंबर 2 है वहाँ पर अच्छे तरीके से बताया जाएगा, मैं वहाँ पर आपको अच्छे तरीके से डिस्कस कर दूंगा। 8th होता है जनरल प्रॉपर, जो बची कुछ जो ट्रांजेक्शन होती है उनको जनरल प्रॉपर में कर देना। ये थे सबके सब क्या, रिकॉर्डिंग। क्या करना, ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स एंड देन रिकॉर्डिंग दैम इन द अकाउंटिंग बुक्स। नेक्स्ट क्या प्रोसेस होगा हमारा, नेक्स्ट प्रोसेस होता है हमारा क्लासीफाई करना। ठीक है, क्लासीफाई करना। क्लासीफाई मीन्स मतलब लेजर अकाउंट में उनको लिख देना, उनको अकाउंट्स में लिख देना। जैसे कि फॉर एग्जांपल
परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट, तो आपने परचेज अकाउंट बना लिया, तो परचेज अकाउंट की ट्रांजेक्शन परचेज अकाउंट में जाएंगी, जो आपने परचेज की होंगी ना वो सब ट्रांजेक्शन कहाँ जाएंगी, परचेज अकाउंट में जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट होता है, फोर्थ पॉइंट होता है हमारा समराइज करना, समराइज। अब समराइजिंग का मतलब क्या हो गया कि समराइजिंग हम किस तरीके से करते हैं। समराइजिंग हम 3 तरीक़ों से करते हैं। पहले तो हम बनाएंगे भाई ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हमें क्या बताता है कि टोटल ऑफ द डेबिट और टोटल ऑफ द क्रेडिट, कितना डेबिट हुआ और कितना क्रेडिट हुआ, ट्रायल बैलेंस बताता है हमको। सेकंड हमें क्या चीज़ पता चलती है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है भाई, अब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या पता चलता है हमें कि हमारा कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस, कि दोनों में से कुछ एक ही होगा। थर्ड क्या होता है, हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है बिजनेस की, कि हमारी फर्म की असेट कितनी है, लायबिलिटीज़ कितनी है। ठीक है, तो बैलेंस शीट से हमें, तो इन तीनों चीज़ों से हमें एक समराइजेशन मिलती है इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की, कि भाई हमें कितना प्रॉफिट हुआ, हमारा क्या लॉस हुआ है। ठीक है, फिर हम उससे एक एनालाइजेशन करते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या है, एनालाइजेशन या इंटरप्रिटेशन, एक व्याख्या निकालते हैं उससे। ठीक है, एनालिसिस करते हैं एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। व्याख्या निकालते, उससे कंक्लूजन निकालते हैं, भाई हमें एक फाइनल इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगा कि भाई क्या क्या हुआ है, कितने हमारा टोटल प्रॉफिट निकला, टोटल लॉस निकला, किस किस रीज़न से निकला, क्या खर्चे ज़्यादा हो रहे थे। और फिर हम सबसे लास्ट में करते हैं हमारी कम्युनिकेटिंग टू द यूज़र्स। फिर जो जो आपको ये सब इन्फॉर्मेशन मिल गई, ये आप कर देंगे कम्युनिकेट किनको, यूज़र्स को। ठीक है, यूज़र्स को कम्युनिकेट कर देंगे। अब यूज़र्स कौन कौन से होते हैं, इंटरनल भी होते हैं और एक्सटर्नल भी होते हैं। आप उनको बता देंगे भाई, जैसे कि मैनेजमेंट, अभी हमने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन जो करा है, इतना काम हमने किया है, अब मैनेजमेंट को हम बता देंगे कि भाई ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन है, ये हमारा प्रॉफिट है या फिर लॉस है। तो वो क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं कि भाई इतना प्रॉफिट जो है वो कम क्यों आ रहा है, लॉस क्यों हो रहा है, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये होती है अकाउंटिंग प्रोसेस। आज की क्लास में हम 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। पहला टॉपिक था हमारा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा टॉपिक था रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, और थर्ड है हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस। और अगर जो अकाउंटिंग प्रोसेस और अकाउंटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी, ये दोनों के दोनों सेम है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग से स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।